हेलो दोस्तों। आज अभी देखते हैं मटेरियल मैनेजमेंट के कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यू, जिसमें पहला देखिए, हमें यहाँ पे दिया है विच इज रिलेटेड with checking whether the goals and objectives formulated earlier have been achieved or not। उस चीज़ को मिला है, गोल अचीव किए हैं या नहीं किए हैं, वो हमें कहाँ से पता चलेगा? वो पता चलता है गोल अचीवमेंट से। नेक्स्ट एमसीक्यू है, देखिए ये पूछ रहा है कि विच आर द मीन टू स्टोर प्रोडक्ट फॉर मॉडरेट फॉर अ लॉन्ग टाइम पीरियड। लॉन्ग टाइम पीरियड, जब भी लॉन्ग टाइम की बात होती है, जब भी आपको लॉन्ग टाइम के लिए रखना है, तो ऐसे सिचुएशन में आपको क्या जरूरत है? स्टोरेज वेयर हाउस। किसी भी लॉजिस्टिक का गोल क्या होता है? तो उनका गोल होता है कि कस्टमर को एक ऐसी सर्विस प्रोवाइड की जाए, लोवेस्ट पॉसिबल कॉस्ट प्रोवाइड की जाए, लोवेस्ट पॉसिबल कॉस्ट प्रोवाइड जाए, साथ ही साथ कस्टमर बेस टारगेट हो, साथ ही साथ कस्टमर बेस टारगेट हो, मार्केट में उनकी शेयर बढ़ती रहे। इसीलिए हमारा गोल, लॉजिस्टिक का अंतिम गोल होना चाहिए ये पूरे। ईवोक्यू क्या है? ईवोक्यू मतलब इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी या इलेक्ट्रॉनिक ऑर्डर क्वांटिटी। इलेक्ट्रॉनिक ऑर्डर क्वांटिटी, इलेक्ट्रॉनिक हो गया इकोनॉमिक होगा, तो एग्जैक्टली इसका सही जवाब होगा इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। ईवोक्यू इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी होगा। ईवोक्यू स्टैंड फॉर, पूछा हमें क्वेश्चन ईवोक्यू किस लिए है। तो दोस्तों हमें देखना चाहिए कि ईवोक्यू क्यों स्टैंड करता है। दोस्तों हमें पूछा है ईवोक्यू स्टैंड फॉर, ईवोक्यू किस लिए है? ईवोक्यू है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, ये यहाँ गलत हो चुका है। एमआरपी क्या है? एमआरपी इज इक्वल टू मटेरियल रिक्रूटमेंट प्लानिंग। मटेरियल रिक्रूटमेंट प्लानिंग, एमआरपी मतलब मटेरियल रिक्रूटमेंट प्लानिंग। मास्टर प्लानिंग इन एनी प्लानिंग हायरकी, मास्टर प्लानिंग इन प्लानिंग हायरकी में क्या होता है? तो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे होना चाहिए डिटर्मिनेशन द डायरेक्शन ऑफ द बिजनेस। अगर जब भी बिजनेस का डायरेक्शन सही हो, डिटर्मिनेशन सही हो, ऐसे सिचुएशन में प्लानिंग बहुत सही होती है। मास्टर शेड्यूलिंग इज अ प्रोसेस दैट, मास्टर शेड्यूलिंग उसे करोगे जब भी आपके बिजनेस की डायरेक्शन, जब भी बिजनेस की डायरेक्शन सही हो, जब भी आपके बिजनेस की डायरेक्शन सही हो, उसे आप कहोगे मास्टर शेड्यूलिंग। ठीक है, मास्टर शेड्यूलिंग। फिर भी आप अगर मास्टर शेड्यूलिंग में अगर देखा चाहे तो कैपेसिटी भी आ सकती है। द लॉजिस्टिक ऑब्जेक्टिव दैट इंश्योर अ प्रॉपर बैलेंस बिटवीन टोटल लॉजिस्टिक कॉस्ट एंड डिजायर लेवल ऑफ कस्टमर सर्विस परफॉर्मेंस, तो उसे क्या कहोगे? उसे आप क्या कहोगे? तो उसे कहेंगे राइट कॉस्ट ट्रेड ऑफ। राइट कॉस्ट ट्रेड ऑफ क्या कहते हैं? राइट कॉस्ट ट्रेड ऑफ। जस्ट इन टाइम ये कहाँ से उठाया गया है? जस्ट इन अ टाइम प्रैक्टिस ये उठाया गया है जापान से। जस्ट इन अ टाइम प्रैक्टिस जापान से। द टर्म विच कवर ऑपरेशन शिफ्टिंग टू कार्गो
टू वेसल, कार्गो से वेसल लाने के लिए उसे कहते हैं रिगिंग। क्या कहते हैं उसे? रिगिंग कहते हैं। जब भी आप लोडिंग और अनलोडिंग ऑफ हेवी कार्गो करते हो, हेवी और लोडिंग अनलोडिंग करते हो, तो ऐसे सिचुएशन को कहते हैं कार्नेज। क्या कहते हैं? कार्नेज। क्या कहते हैं? कार्नेज। अब यहाँ हमें पूछा है कि द टर्म विच इज अ कैरेज गुड्स व्हेन पॉइंट ओरिजिन, स्टार्टिंग जहाँ से है और उसके फाइनल डेस्टिनेशन के इस बीच में विद इन द सोवेरेनिटी ऑफ यूके, उसे कहते हैं यूएलडी। क्या कहते हैं उसे? यूएलडी। अपने देश में नहीं कहते हैं उसे। नेक्स्ट, warehousing function that combines the logical flow of several small shipment to specific market area, तो उसे कहते हैं ब्रेक बल्क फंक्शन। क्या कहते हैं उसे? ब्रेक बल्क फंक्शन। ब्रेक बल्क फंक्शन कहते हैं। द अपस्ट्रीम सप्लाई चेन इज, अपस्ट्रीम सप्लाई चेन कहाँ किस चीज का है? अपस्ट्रीम सप्लाई चेन है इन्वॉल्व विद इन द प्रोक्योरमेंट मटेरियल विद इन द सप्लायर, मतलब खरीद के उसे सप्लायर तक पहुंचाए, इसे कहते हैं अपस्ट्रीम मटेरियल ऑफ सप्लाई। अ सप्लाई चेन इज अ सीक्वेंस ऑफ फर्म दैट इज अ परफॉर्म एक्टिविटीज रिक्वायर्ड। सप्लाई चेन की कौन सी सीक्वेंस, सप्लाई चेन्स की कौन सी सीक्वेंस जो आपकी एक्टिविटी पे परफॉर्म करती है? तो वो है टू क्रिएट एंड डिलीवर गुड्स टू कंज्यूमर, कंज्यूमर तक डिलीवर कराए। ठीक है, यहाँ तक। जीरो डिफिट क्या है? जब भी आपकी जिंदगी का गोल TQM हो, उसे कहोगे जीरो डिफिट मैन्युफैक्चरिंग। which is encompasses all activities associate with the flow and transformation। ये कह रहा है कि encompasses of all activities, जो कुछ भी encompasses activities है, एसोसिएट है किससे? एसोसिएट विथ फ्लो एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ गुड्स। कहाँ से? गुड्स से। फ्रॉम द रॉ मटेरियल, किससे? फ्रॉम द रॉ मटेरियल स्टेज थ्रू टू एंड यूजर तक, एज वेल एज एसोसिएट इंफॉर्मेशन फ्लोज। ऐसे सिचुएशन को कहा जाता है सप्लाई चेन। क्या कहा जाता है? सप्लाई चेन। Which one of the following is the best represent a pure good? Which one of the following best represent a pure good? तो उसे क्या कहेंगे? सोप। क्या कहेंगे? सोप कहेंगे। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अ ट्रू ऑफ लीन? लीन क्या है? LEAN। लीन क्या है? लीन एक ऐसी चीज है जिसमें आपको लीन प्रिंसिपल, जहां आपको रिड्यूसिंग वेस्ट पे काम करता है। लीन प्रिंसिपल रिड्यूसिंग वेस्ट पे, वेस्ट को कैसे कम किया जाए उस पे काम करता है। रिड्यूसिंग वेस्ट पे लीन। जब भी आप प्रॉपर क्लासिफिकेशन करते हो या कोडिफिकेशन करते हो वेरियस आइटम के, ऐसे सिचुएशन में जब उसे स्टोर में सेव किया जाता है इसेंशियल और इफिशिएंट, इस सिचुएशन को उसे कहा जाएगा स्टोरेज। क्या कहा जाएगा? स्टोरेज। हमें पूछा है कि मटेरियल एक ऐसा बताइए जहां मटेरियल को ग्रुपिंग किया जाता है और अकॉर्डिंग टू इट्स नेचर के हिसाब से अगर होता है तो उसे कहते हैं क्लासिफिकेशन। क्या कहेंगे? क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट पूछा है कि विच इज द प्रोसीजर फॉर द असाइनिंग सिंबल्स ऑफ टू मटेरियल्स। जब भी सिंबल्स की बात होता है तो उसे कहते हैं कोडिफिकेशन। सिंबल्स की बात होती है तो उसे कहते हैं कोडिफिकेशन। यहाँ कहते हैं कि ऐसा मेथड बताइए जो कोडिफिकेशन के साथ जनरली बेस्ड ऑन निमोनिक्स मेथड में हो। अगर जब भी निमोनिक्स मेथड में होता है तो उसे कहते हैं अल्फाबेटिकल मेथड। क्या कहते हैं उसे? अल्फाबेटिकल मेथड। ऐसा ऑर्गेनाइजेशनल हेड बताइए जो स्टोर डिपार्टमेंट को पूरी तरह से संभालता है, उसे कहते हैं स्टोर कीपर। क्या कहते हैं उसे? स्टोर कीपर। मेंटेनिंग प्रॉम्प्ट, तुरंत ही उसे प्रॉम्प्ट और एक्यूरेट रिकॉर्ड करें और जिससे गुड्स और सर्विस
जो भी कुछ आप कोई चीज़ रिटर्न कर रहे हो, ये ड्यूटी किसकी है? ये ड्यूटी है स्टोर कीपर की। किसकी ड्यूटी है? स्टोर कीपर की। स्टोर कीपर हमेशा एक चीज मेंटेन करता है, उसे कहते हैं बिन कार्ड। स्टोर लेजर इज मेंटेन बाय, स्टोर लेजर कौन सा डिपार्टमेंट करेगा? कॉमन सेंस से स्टोर लेजर करने का जो भी हो, स्टोर लेजर इज अ मेंटेन बाय कौन सा डिपार्टमेंट? तो वो होता है स्टोर डिपार्टमेंट करता है। कौन सा डिपार्टमेंट करता है? स्टोर डिपार्टमेंट। यहाँ गलत है। विच इज रिकॉर्ड बोथ क्वांटिटी एंड वैल्यूज। क्वांटिटी एंड वैल्यू, जब भी क्वांटिटी एंड वैल्यू की बात होती है, ऐसे सिचुएशन में हमें हमेशा ध्यान देना चाहिए स्टोर लेजर के बारे में। क्वांटिटी और वैल्यूज की बात होती है, क्वांटिटी और वैल्यू की बात होती है स्टोर लेजर में। किस मेथड ऑफ प्राइसिंग में हमें पता चलता है कि फॉलोज द प्रिंसिपल दैट मटेरियल फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट होता है फीफो में। कौन से मेथड में? फीफो में। कौन सी इसमें हमें प्राइसिंग इशू? स्टॉक इज वैल्यूड एट हिस्टोरिकल प्राइस। जब भी हिस्टोरिकल प्राइस की बात होता हो तो वो होता है लीफो। किसमें होता है? लीफो में। लीफो हमेशा लास्ट इन फर्स्ट आउट में, मतलब हमेशा लीफो पे ही ध्यान दिया जाता है। अंडर विच मेथड प्राइसिंग इशू, प्राइस को इशू किया, इशू और वैल्यू, इशू को वैल्यू करते वक्त एट प्राइस, जब भी उसे कैलकुलेट करोगे तो उस समय आप क्या कर रहे हो? उसके टोटल कॉस्ट ऑफ मटेरियल को डिवाइड कर रहे हो। किससे? टोटल क्वांटिटी ऑफ मटेरियल स्टॉक को। ऐसी चीज को जब भी आप डिवाइड कर रहे हो तो ऐसे सिचुएशन में वेटेड एवरेज होता है। क्या होता है? वेटेड एवरेज। वेटेड एवरेज। विच स्टोर डिप ऑर्गेनाइजेशन इज एडोप्टेड टू स्टोर ऑल गुड्स सेंट्रली लोकेटेड एट ऑन प्लेस। तो वो उसे कहते हैं सेंट्रलाइज स्टोर। क्या कहते हैं उसे? सेंट्रलाइज स्टोर। अंडर विच मेथड ऑफ प्राइसिंग मटेरियल इशू द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक रिप्रेजेंट। क्लोजिंग स्टॉक हमेशा आपको फीफो के हिसाब से दिखाई देगा। किस हिसाब से देगा? फीफो के हिसाब से। द अनयूज मटेरियल एंड रिटर्न टू स्टोर विद द मटेरियल नोट, इसे कहते हैं रिटर्न। अब उसे आप क्या करोगे? अनयूज करोगे तो उसे रिटर्न ही करना पड़ेगा। ये पूछ रहे हैं कि विच मेथड ऑफ प्राइसिंग मटेरियल इशू प्रोवाइड अ बेटर मैचिंग। जब भी मैचिंग की बात हो, बेटर मैचिंग या फिर करंट कॉस्ट की बात हो, करंट रिवेन्यू की बात हो, ऐसे सिनारियों में लीफो काम करता है। ऐसे सिनारियों में लीफो काम करता है। विच इज द मास्टर रिक्वाइजेशन विच लिस्ट ऑल मटेरियल्स रिक्वायर्ड। जब भी मटेरियल रिक्वायर है, ऐसे सिचुएशन में जो भी कुछ काम हो तो उसे कहते हैं कि मास्टर रिक्वाइजेशन। आपने जो भी कुछ चाहिए आपको, उसके पहले आपको बिल ऑफ मटेरियल आपके पास होना चाहिए। बिल ऑफ मटेरियल होना चाहिए। एडवांटेजेस ऑफ बोथ सेंट्रलाइज बाइंग। जब भी आप सेंट्रलाइज बाइंग करो या स्टोर करो, ऐसे सिचुएशन में आपके पास स्टॉक की कनेक्टिविटी बहुत सारी होनी चाहिए। उसके बाद वो कन्वीनियंटली आपके पास वो अवेलेबल होना चाहिए। और जब भी डिमांड हो, एट सेवरल इशू ऑफ पॉइंट आर पॉसिबल, आपको वो चीज़ पहुंचाना पड़ेगा स्टोर ऑर्गेनाइजेशन को। उसे कहेंगे सेंटर स्टोर विथ सब स्टोर। ऐसे सिचुएशन में क्या कहेंगे? सेंटर स्टोर विथ सब स्टोर। बिन कार्ड को आप क्या कह सकते हैं? बिन कार्ड को आप स्टॉक कार्ड भी कह सकते हो। लीन प्रोडक्ट में क्या इन्वॉल्व होता है? लीन प्रोडक्ट में इन्वॉल्व होता है, लीन प्रोडक्ट में हमेशा वेस्टेज की बात होती है। टाइप ऑफ ऑल वेस्टेज की बात होती है लीन प्रोडक्ट में। इंस्पेक्शन, स्क्रैप एंड रिपेयर, ये सब एग्जाम्पल किसके हैं? ये सब एग्जाम्पल है एक्सटर्नल कॉस्ट के। किसके हैं? एक्सटर्नल कॉस्ट के। काइजन ये जापानी टेक्नोलॉजी है, इसे कहाँ इंप्रूवमेंट किया है? तो ये जब भी काइजन टेक्नोलॉजी हो तो कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट की बात होती है। काइजन टेक्नोलॉजी में कंटिन्यू इंप्रूवमेंट की बात होती है। इंटरमीडिएटरी प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन मैचिंग। इंटरमीडिएटरी ये हमेशा कहाँ इंपॉर्टेंट काम करती है? तो वो मैन्युफैक्चरर टू प्रोडक्ट के लिए इंपॉर्टेंस होती है। जब भी आप मार्केटिंग की बात करो, मार्केटिंग लॉजिस्टिक इन्वॉल्व किस में होता है? मार्केटिंग लॉजिस्टिक इन्वॉल्व गेटिंग इन अ राइट प्रोडक्ट। क्या चाहिए? राइट प्रोडक्ट, राइट कस्टमर, राइट प्रोडक्ट, राइट कस्टमर, राइट प्लेस, राइट टाइम। ऐसे सिचुएशन को क्या कहेंगे? ऐसे सिचुएशन से हमें पता चलता है विच इज नॉट इंक्लूड इन दिस प्रोसेस। इस सिचुएशन में हमें पता चलता है कि गुड्स और सर्विस कैसा दे, प्लानिंग फिजिकली फ्लो कैसे बनाए, उसी गुड सर्विस इंफॉर्मेशन हमें
पता चलता है, मगर कस्टमर को क्या चाहिए इससे ये नहीं पता चलता है, क्योंकि ये मार्केटिंग का काम नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर लॉजिस्टिक मैनेजर। लॉजिस्टिक मैनेजर के एरिया में कौन से हो सकते हैं? लॉजिस्टिक मैनेजर में मार्केटिंग इंपॉर्टेंट है, मार्केटिंग इंपॉर्टेंट है। टू रिड्यूस इन्वेंट्री मैनेजमेंट कॉस्ट, जब भी आप टू रिड्यूस इन्वेंट्री मैनेजमेंट कॉस्ट, जब भी आप उसे रिड्यूस करो, मेनी कंपनीज यूज अ सिस्टम कॉल्ड, कंपनी बहुत सी एक सिस्टम यूज करती है जिसमें आपको पता चलता है कि उसमें सिर्फ छोटे छोटे स्मॉल इन्वेंट्रीज की या फिर छोटे छोटे मर्केंटाइज की आप नोट करते हो। ऐसे सिनारियों में, ऐसे केसेस में आपने कुछ दिन तक ऑपरेशन चलाया है, उसे क्या कहोगे? उसे कहते हैं जस्ट इन टाइम लॉजिस्टिक। क्या कहते हैं उसे? जस्ट इन टाइम लॉजिस्टिक। फिर से समझते हैं, जस्ट इन टाइम लॉजिस्टिक में हमेशा मैनेजमेंट कॉस्ट छोटे छोटी बात होती है, स्मॉल इन्वेंट्री, तो उसे कहेंगे जस्ट इन टाइम लॉजिस्टिक। सप्लाई चेन इंक्लूड, सप्लाई चेन में क्या इंक्लूड होता है? सप्लाई चेन इंक्लूड चेन ऑफ एंटिटीज इन्वॉल्व इन अ प्लानिंग। सप्लाई चेन में आपको प्लानिंग नजर आएगा, आप प्रोक्योरमेंट कर रहे हो, प्रोडक्शन कर रहे हो, ऐसी सभी चीज़ यहाँ पे आता है। सप्लाई चेन में सबसे इंपॉर्टेंट है प्लानिंग, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और प्रोक्योरमेंट, ये बहुत जरूरी होता है। देयर आर 4 जेनेरिक प्रोसेस इन्वॉल्व इन SCM प्लानिंग। जब भी आप SCM प्लानिंग कर रहे हो, प्लानिंग, तो उस सिचुएशन में आपको उसकी ऑपरेशन, उसकी सोर्स ऑफ डिसीजन क्या है, मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड क्या है, ये सब एक्टिविटीज़ होते हैं डिस्ट्रीब्यूशन से। किससे होते हैं? SCM प्लानिंग में। जब भी 4 जेनेरिक प्रोसेस है SCM प्लानिंग में, आपको ऑपरेशन, सोर्स ऑफ डिसीजन, मैन्युफैक्चरिंग के साथ डिस्ट्रीब्यूशन पे ध्यान देना होगा। टुडे अ ग्रोइंग नंबर ऑफ फर्म, आज अगर आप देखते हो बहुत से आउटसोर्स हो रहे हैं, और ऐसे सिचुएशन में जो कुछ भी लॉजिस्टिक इंटरमीडिएट हो रहे हैं, तो उसे क्या कहोगे? तो उसे कहेंगे क्रॉस फंक्शनल टीम। क्या कहोगे आप उसे? क्रॉस फंक्शनल टीम, क्रॉस फंक्शनल टीम। ये पूछ रहे हैं कि एक ऐसा क्वालिटी सर्कल बताइए जो बिजनेस के ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन या फिर उसे एक आइडेंटिफाई बता दे, हमें फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्ट के बारे में बताए, जिससे पता चलता है विच टूल डू यू सजेस्ट दैट दे यूज टू ऑर्गेनाइज देयर फाइंडिंग। इससे क्या होगा? इससे हमें पता चलता है कौन से टेक्नोलॉजी से? पैरेटो चार्ट से। कहाँ से पता चलेगा? पैरेटो चार्ट से। विच स्टेटमेंट इज अ ट्रू लीन, तो सबसे इंपॉर्टेंट है ट्रू लीन में क्या होगा? लीन में होगा लीन प्रिंसिपल इंक्लूड रिड्यूसिंग वेस्ट। लीन प्रोड्यूस हमने देखा वेस्ट को कम करने के लिए यूज होता है। जस्ट इन टाइम या SCM, जस्ट इन अ टाइम या SCM क्या रिक्वायर्ड होता है? तो वहां हमें वहां पे ध्यान देना होता है कि कॉरपोरेशन देखना होता है कि किसका कितना कोऑपरेशन है, किस हिसाब से कौन परचेसिंग और सप्लायर के बीच में कैसे कोऑपरेशन है। ये जस्ट इन टाइम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, परचेस और इसके बीच में। द अमाउंट ऑफ इन्वेंट्री केप्ट एट ईच स्टॉक पॉइंट एट वेयर हाउस नेटवर्क इज यूजुअली बेस्ड ऑन, किस लिए बेस है, किस सिलसिले में? द अमाउंट ऑफ इन्वेंट्रीज केप्ट एट ईच स्टॉक पॉइंट एट वेयर हाउस, तो ये होता है ट्रेड ऑफ बिटवीन, जब भी आप वेयर हाउसिंग, इन्वेंट्री या ट्रांसपोर्टेशन के साथ जब भी आप क्या करते हो, उसके साथ आप क्या बनाते हो, ये उसी के ऊपर डिपेंड करता है। इंस्पेक्शंस की गोल क्या है? तो इससे हमें पता चलती कि हमारे सिस्टम में कमियां क्या है, ये हमें पता चलती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टिपिकल इंस्पेक्शन पॉइंट, तो सबसे इंपॉर्टेंट है टिपिकल पॉइंट में कौन नहीं होगा? ड्यूरिंग प्रोडक्शन प्रोसेस, प्रोडक्शन के प्रोसेस में आप इंस्पेक्शन कर सकते हो। बिफोर प्रोडक्शन शिप टू कस्टमर, इस सिचुएशन में आप कर सकते हो। सप्लायर प्लांट पॉइंट, सप्लायर इज प्रोडक्ट आफ्टर कॉस्टली प्रोसेस, इस सिचुएशन में भी आप सब कर देख सकते हो। मगर अपॉन रिसिप्ट ऑफ गुड्स फ्रॉम योर सप्लायर, ऐसे जब मिल चुका है ऐसे सिचुएशन में आप सप्लायर उस रिसिप्ट के ऊपर आप नहीं इंस्पेक्शन कर नहीं सकते हैं। द मोस्ट ऑफ कॉमन फॉर्म ऑफ क्वालिटी कंट्रोल इंक्लूड, क्वालिटी कंट्रोल में क्या इंक्लूड होता है? क्वालिटी कंट्रोल में इंस्पेक्शन इंक्लूड होता है, इंस्पेक्शन इंक्लूड होता है। मार्केटिंग लॉजिस्टिक इन्वॉल्व गेटिंग द राइट प्रोडक्ट, राइट कस्टमर, राइट प्लेस, राइट टाइम, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूड, बहुत बार ये तो रिपीट हो चुका है। टू रिड्यूस इन्वेंट्री मैनेजमेंट कॉस्ट मेनी कंपनीज यूज अ सिस्टम कॉल्ड, जब भी क्या होता है, जब भी टू रिड्यूस, ये भी हो चुका है, फिर से एक बार देख लेते हैं। टू रिड्यूस इन्वेंट्री मैनेजमेंट कॉस्ट,
जिससे मैनेजमेंट की कॉस्ट कम सके। मेनी कंपनीज यूज एक ऐसी सिस्टम जिसमें छोटे छोटे स्मॉल इन्वेंट्री की बात होता हो, छोटे छोटे मर्केंटाइज की बात होता है, जिसमें आपको कुछ इनफ डेज मिले ऑपरेशन के लिए, उसे आप कहते हो जस्ट इन टाइम लॉजिस्टिक। क्या कहते हैं आप उसे? जस्ट इन टाइम लॉजिस्टिक। हमेशा सप्लाई चेन काम करती है इंफॉर्मेशन से। कंपनीज की कितनी भी इंफॉर्मेशन से ही सप्लाई चेन काम करती है। विच ऑफ फॉलोइंग इज अ फंक्शन ऑफ इन्वेंट्री? इन्वेंट्री के क्या फंक्शन है? इन्वेंट्री के कौन से फंक्शंस हैं? सबसे इंपॉर्टेंट है, इन्वेंट्री की वजह से आप इन्फ्लेशन पे काम कर सकते हो, इन्फ्लेशन कम करने के लिए काम कर सकते हो। इससे आपकी क्वांटिटी बढ़ेगी, तो क्वांटिटी बढ़ेगी तो आप क्वालिटेटिव डिस्काउंट दे सकते हैं। इन्वेंट्री की वजह से ही, इन्वेंट्री की वजह से ही आपको कस्टमर कैसे, किस हिसाब से मिल रहा है, कस्टमर को कैसे सिलेक्ट करना है, स्टॉक ऑफ गुड्स क्या है, ये सिलेक्शन के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। और साथ ही साथ डीकपल करने के लिए या फिर सेपरेट पार्ट करने के लिए प्रोडक्शन प्रोसेस के, वहां पे भी इन्वेंट्री काम करती है। विच ऑफ द फॉलोइंग वेट वुड नॉट जनरली मोटिव टू फर्म होल्ड इन्वेंट्रीज? सबसे क्या नहीं होता है? तो यही चीज है, किसी भी फर्म की अगर आप इन्वेंट्रीज की मोटिव देखें तो डीकपल सेपरेट पार्ट ऑफ प्रोडक्शन होते ही है। स्टॉक और गुड्स को बहुत अच्छी तरह से कस्टमर तक पहुंचाया जाए, उनका सिलेक्शन करवाया जाए। एडवांटेज ऑफ क्वांटिटी ऑफ डिस्काउंट, जल्दी जितना ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी टू डिस्काउंट मिले, ये सब इन्वेंट्री के मोटिव होते हैं। होल्डिंग टू मिनिमाइज होल्डिंग कॉस्ट, तो इससे कॉस्ट को होल्ड करने नहीं आता है यहाँ पे, ये इसका मोटिव नहीं हो सकता है। एबीसी के बारे में पूछ रहा है कि इसमें से क्या ट्रू, सभी ट्रू है मगर इसमें से क्या ट्रू नहीं है एक्सेप्ट। तो सबसे इंपॉर्टेंट है, देखिए जब भी आप देखो तो यहाँ आपके सामने नजर आता है कि ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एबीसी एनालिसिस आर ट्रू। तो क्या है? इन्वेंट्री में बी कैटेगराइज मेजर अदर देन डॉलर वैल्यूम, अदर देन डॉलर वैल्यूम। तो हमें हमेशा मेजर जब भी आप कर रहे हो तो उस पर ध्यान करवाता है इन्वेंट्री, ये एबीसी। इट कैटेगराइज ऑन हैंड इन्वेंट्री इन 3 ग्रुप बेस्ड ऑन एनुअल डॉलर वैल्यूम। आप लोग भी जानते हो कि 3 बेस होता है, हाइयर, लोअर, मिडल, ऐसे ही होता है। इट इज एप्लीकेशन टू पैरेटो प्रिंसिपल पे काम करता है। इट स्टेट ऑल आइटम रिक्वायर सेम डिग्री कंट्रोल। जी नहीं, डिग्री सब तीनों की अलग है, हाई, लो, मिडल, ऐसे 3 डिग्री पे काम करता है, तो ये आंसर नहीं होगा। हमें पूछा है कि एबीसी एनालाइज बेस्ड अपॉन द प्रिंसिपल, कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है? तो सबसे इंपॉर्टेंट, देयर आर यूजुअली फ्यू क्रिटिकल आइटम एंड मेनी आइटम विच आर लेस क्रिटिकल। हमेशा फ्यू क्रिटिकल आइटम्स होते हैं, ये हमेशा मेनी आइटम्स विच आर लेस क्रिटिकल, लेस क्रिटिकल पे ही एबीसी एनालिसिस काम करती है। विच ऑफ द फॉलोइंग एबीसी एनालिसिस इज फॉल्स? एबीसी एनालिसिस के बारे में पूछा है कि इसमें से क्या फॉल्स होगा। तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपके सामने है, पूरा क्वेश्चन देख लीजिए। क्या फॉल्स होना चाहिए? एबीसी एनालिसिस बेस्ड ऑन प्रिजम्पशंस, हाँ प्रिजम्पशंस पे होता है। कंट्रोलिंग द फ्यू मोस्ट इंपॉर्टेंट आइटम प्रोड्यूस, जहां आपको वास्ट मेजोरिटी ऑफ इन्वेंट्री की बात होती है, तो ये सही है। इन एबीसी एनालिसिस, जब भी आप एनालिसिस की बात करते हो, ए मीन्स टाइटली कंट्रोल, रिकॉर्ड, रिसीव्ड, रेगुलरली रिव्यू जहां होता है, मेजर डिसीजन जहां होते हैं, उससे आप बोल सकते हो। सी में क्या होगा? सी मिनिमम रिकॉर्ड होता है, पीरियोडिक रिव्यू होता है, सिंपल कंट्रोल होता है, ये भी सही है। ठीक है। बी में थोड़ा सा रफ होता है, ज़्यादा कंट्रोल की नहीं होती है। एबीसी एनालिसिस बेस्ड ऑन द प्रिजम्पशन, ठीक है, प्रिजम्पशन पे तो करता ही है। दैट इज आइटम मस्ट बी टाइटली कंट्रोल टू प्रोड्यूस इंपॉर्टेंट कॉस्ट सेविंग। एक्चुअल में ऐसा नहीं होता, ये इन्वेंट्री सेविंग की बात करता है ना कि कॉस्ट सेविंग की। इन्वेंट्री सेविंग की बात करता है ना कि कॉस्ट सेविंग की। हमेशा पूछ रहा है कि एबीसी एनालाइज डिवाइडेड ऑन द हैंड इन्वेंट्री इनटू 3 क्लासेस, जनरली किस पे होता है? आइटम क्वालिटी, यूनिट प्राइस, नंबर ऑफ यूनिट हैंड, एनुअल डिमांड, एनुअल डॉलर वैल्यूम। एनुअल डॉलर वैल्यूम, तो इसका सही जवाब है एनुअल डॉलर वॉल्यूम, एनुअल डॉलर वैल्यूम पे होता है। साइकिल काउंटिंग पूछ रहा है। साइकिल काउंटिंग मतलब क्या होता है? साइकिल काउंटिंग की जब भी आप बात करो तो यहाँ पे आपको नजर आता है कि ये मेजर ऑफ इन्वेंट्री की एक्यूरेसी कितनी है, किस हिसाब से ये काम कर रहा है, उस पर ये पकड़ा जाएगा।
अमॉन्ग द एडवांटेजेस ऑफ साइकिल काउंटिंग, जब भी आप साइकिल काउंटिंग की बात करते हो ऐसे सिचुएशन में आपको कुछ अलाउज मोर रैपिड आइडेंटिफिकेशन पे ध्यान देना होता है, जिससे आपके एरर्स कम हो। कंसिक्वेंटली आप उसे ढूंढिए कि इसमें क्या फिजिकल इन्वेंट्री की जरूरत है। इन द बेसिक ऑफ ईवोक्यू मॉडल, जब भी आप ईवोक्यू मॉडल की बात करते हो तो वहां पे इफ द कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग इन ऑर्डर डबल, जब भी डबल हो जाए एंड ऑल अदर वैल्यू रिमेन कांस्टेंट, वो चीज कांस्टेंट हो, द ईवोक्यू क्या होगा, ईवोक्यू उस समय क्या हो जाएगा, कांस्टेंट होते ही ये ईवोक्यू बढ़ जाता है। ईवोक्यू किस मॉडल पे काम करता है, इफ ऑर्डर कॉस्ट वेयर डबल, जब भी ऑर्डर की कॉस्ट बढ़ेगी ईवोक्यू बढ़ जाएगा। अगर एनुअल डिमांड डबल हो जाएगा तो ईवोक्यू उस समय भी आपको बढ़ेगा। इफ द कैरिंग कॉस्ट वेयर इंक्रीज, जब भी कैरिंग कॉस्ट बढ़े, ऐसे सिचुएशन में कैरिंग कॉस्ट जब बढ़ती है तो ईवोक्यू नीचे गिरने लगता है। तो हमारा सही जवाब होगा ऑल ऑफ द अबव स्टेटमेंट आर करेक्ट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द बेसिक ईवोक्यू मॉडल इज फॉल्स। ईवोक्यू मॉडल्स के बारे में पूछ रहा है। तो ईवोक्यू मॉडल, जब भी आप ईवोक्यू मॉडल के डिमांड, जब भी डिमांड वेयर डबल, जब डिमांड डबल हो जाए ईवोक्यू अल्सो डबल होता है। जब डिमांड डबल तो ईवोक्यू भी डबल हो ही जाएगा। विच इज द ग्रुपिंग द मटेरियल अकॉर्डिंग टू द नेचर, मटेरियल अकॉर्डिंग तो उसे कहते हैं क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन इज द ग्रुपिंग ऑफ मटेरियल अकॉर्डिंग टू द नेचर। 130, कोडिफिकेशन इज अ प्रोसीजर ऑफ असाइनिंग सिंबल ऑफ मटेरियल। कोडिफिकेशन एक ऐसा है, कोडिफिकेशन एक ऐसी चीज है जो प्रोसीजर कर रहा है सिंबल के लिए। 131 विच इज द मेथड कोडिफिकेशन इज जनरली बेस्ड ऑन द निमोनिक मेथड। तो निमोनिक मेथड में होता है अल्फाबेटिकल मेथड। यहाँ पूछ रहा है कि स्टोर डिपार्टमेंट का हेड कौन होगा, फिर से रिपीटेड क्वेश्चन, स्टोर कीपर होता है। मेंटेनिंग प्रॉम्प्ट एंड एक्यूरेसी रिकॉर्ड ऑफ ऑल गुड सर्विस, उस कहाँ रिकॉर्ड किया जाएगा, रिटर्न ऑफ ड्यूटी, ये कौन करने का काम करेगा, वो भी रिपीट क्वेश्चन स्टोर कीपर करेगा। स्टोरेज लेजर इज मेंटेन बाय, जब भी स्टोर लेजर की बात होती है, स्टोर लेजर इज अ मेंटेन बाय, स्टोर लेजर हमेशा कॉस्ट डिपार्टमेंट ही इसे बनाती है, स्टोर लेजर। क्वालिटीज और वैल्यूज की बारे में हमें कब पता चलेगा, जब स्टोर लेजर उसे रिकॉर्ड करेगा, तभी तो हमें पता चलेगा। विच इज द मेथड प्राइसिंग इशू स्टॉक इज वैल्यू एट हिस्टोरिकल कॉस्ट। हिस्टोरिकल प्राइस में हमेशा लिफो काम करता है। सिंपल एवरेज मेथड हमें यह कहता है इज द बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल, एक ऐसे प्रिंसिपल पे काम करता है जहां की मटेरियल इशू शुड बी वैल्यूड एट, जब भी सिंपल एवरेज मेथड में हमेशा सिंपल एवरेज प्राइस ही पकड़ा जाता है। अब हमें पूछ रहा है कि स्टोर ऑर्गेनाइजेशन इज एडॉप्टेड टू स्टोर ऑल गुड्स एट सेंट्रली लोकेटेड एट वन प्लेस। जब भी ऑन वन प्लेस होता है तो उसे कहते हैं सेंट्रलाइज। क्या कहते हैं उसे? सेंट्रलाइज। करंट मार्केट प्राइस में जब कोई भी चीज हो तो वो होता है लिफो। करंट मार्केट प्राइस पे जब भी काम होता है वैल्यूज क्लोजिंग स्टॉक रिप्रेजेंट, नहीं हमें ये पूछा करंट प्राइस हो तो लिपो, मगर हमें पूछ रहा है कि अंडर मेथड ऑफ प्राइसिंग मटेरियल इशू एट द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। जब भी क्लोजिंग स्टॉक की बात होए, क्लोजिंग स्टॉक की करंट प्राइस आपको फीफो से होता है, ओरिजिनल वैल्यू से फीफो से होता है, हिस्टोरिकल कॉस्ट से होता है। अनयूज मटेरियल आर रिटर्न टू स्टोर, तो अनयूज मटेरियल आप क्या करोगे? रिटर्न ही करोगे, रिटर्न नोट बनाना पड़ेगा उसके लिए। बेटर मैचिंग कंसेप्ट के लिए करंट कॉस्ट और करंट रिवेन्यू की बात होती है तो तब आता है लिफो। करंट कॉस्ट, करंट रिवेन्यू, लिफो। बफर स्टॉक क्या है? जिस स्टॉक को सेफ्टी स्टॉक कहते हैं उसे ही बफर स्टॉक कहते हैं। सेफ्टी स्टॉक इज इक्वल टू बफर स्टॉक। ईवोक्यू क्या है? ईवोक्यू हमेशा इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट प्लस ऑर्डरिंग कॉस्ट इज मिनिमम, इसे बनता है ईवोक्यू क्वांटिटी। क्या बनेगा हमारा? ईवोक्यू क्वांटिटी। क्या कहते हैं उसे? ईवोक्यू क्वांटिटी। इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट प्लस ऑर्डरिंग कॉस्ट इज मिनिमम, ईवोक्यू। विच इज द सिस्टम रिकम्पेंट ऑफ फॉलो रिकम्पिंग इमरजेंसी स्टोर। इमरजेंसी स्टोर के लिए बेस स्टॉक क्या होगा? बेस स्टॉक। विच ऑफ द सिस्टम?
जिसमें हमेशा इमरजेंसी स्टॉक पे काम करता है, वो है बेस स्टॉक। विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम नीड नॉट टू वेरीफाइड, वेरीफाई करने की जरूरत नहीं है। जब भी आप पेटी स्टोर में, कंज्यूमर स्टोर काम करो, डेड स्टॉक, टूल एंड प्लांट्स, लॉ वैल्यूज, या फिर आप डोनेज कोई कंसेप्ट हो, तो ऐसे सिचुएशन में उसे नोट करने की या वेरीफाई करने की जरूरत नहीं है। प्रेजेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज इसेंशियल ड्यूरिंग द स्टॉक वेरिफिकेशन, स्टॉक वेरिफिकेशन में आपको हमेशा जो डिपोट मटेरियल होता है वहाँ पे समवन डिप्यूटेड, वहाँ पे कुछ होना चाहिए, कोई इंसान होना चाहिए वहाँ पे वेरिफिकेशन के लिए। इन एबीसी एनालिसिस में विच आर द गिवन द मोर अटेंशन फ्रॉम द इन्वेंट्री कंट्रोल, जब भी आपको एबीसी मोर अटेंशन, बहुत ध्यान देना होता है, टाइट कंट्रोल होता है ए कैटेगरी में, टाइट कंट्रोल होता है ए कैटेगरी में। विच ऑफ द फॉलोइंग एनालिसिस गिव्स द मोर अटेंशन टू सर्विस लेवल, सर्विस लेवल के लिए आप जब भी बात करो तो वो वेद एनालिसिस होता है। वेद एनालिसिस में आपको सर्विस लेवल मिल सकता है। स्टैंडर्डाइजेशन डज नॉट अफेक्ट, स्टैंडर्डाइजेशन डज नॉट अफेक्ट, मैन्युफैक्चरिंग पे काम होता ही स्टैंडर्डाइज का, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस भी होता है, वेयर हाउसिंग ऑपरेशन में भी होता है, इसीलिए इसका आंसर होगा, ये सब तो आएंगे, ये नहीं आएगा, तो इसका आंसर ये है। मल्टीपल शॉप्स अल्सो नोन एज, मल्टीपल शॉप्स किसे होते हैं, चेन स्टोर से, मल्टीपल शॉप्स आर अल्सो नोन एज चेन स्टोर, क्या कहेंगे उसे, चेन स्टोर, ठीक है यहाँ तक। नेक्स्ट 151, अ रिटेल फर्म ओन बाय इट्स कस्टमर, जब भी रिटेल फर्म ओन बाय इट्स कस्टमर, उसके कस्टमर से हो, इन विच मेंबर कंट्रीब्यूट टू मनी, जब भी वो मेंबर कंट्रीब्यूट मनी कर सके, टू ओपन देयर ओन स्टोर, वो अपनी खुद की स्टोर खोलने के लिए, वोट ऑन द पॉलिसीज बनाने के लिए, इलेक्ट ए ग्रुप, एक ऐसा ग्रुप बनाए जो इलेक्शन करवा के मैनेज करवाए, एंड रिसीव डिविडेंड इट्स कॉल, तो उसे कहते हैं कंज्यूमर कोऑपरेटिव, क्योंकि यहाँ पे कस्टमर ने कस्टमर के लिए, कस्टमर के पॉलिसी से कस्टमर को सिलेक्ट करते हुए बनाया गया कंज्यूमर कोऑपरेटिव। जायंट रिलेटर कॉल्ड, जब भी आप जायंट रिलेटर की बात करते हो तो एक हिसाब से कैटेगरी किलर्स होते हैं, क्योंकि ये कॉन्सेंट्रेट ऑन प्रोडक्ट कैटेगरी, प्रोडक्ट की कैटेगरी पे काम करते हैं, टॉयज, होम इंप्रूवमेंट पे ध्यान देते हैं, जायंट क्लियर होते हैं ये कैटेगरीज किलर। Which fee is a charge many supermarket impose for accepting new brand to cover cost of listing stocking is, जब भी ऐसा होता है तो उसे कहते हैं स्लॉटिंग, कि भैया मेरा ये स्लॉट है, ब्रांड को बढ़ाने के लिए स्टॉकिंग, ये होता है स्लॉटिंग। एक्सपेंसेस, जब भी आप एक्सपेंसेस दैट बेनिफिट इंटायर स्टोर, जब भी आप ऐसा एक्सपेंसेस करो जो इंटायर स्टोर के लिए काम आए, तो वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होगा। डिसीजन सपोर्ट सिस्टम हमेशा इसेंशियल होता है, किस लिए, टॉप लेवल की स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग के लिए। डिसीजन सपोर्ट सिस्टम आर यूज कहाँ होता है, टॉप लेवल मैनेजर में। डिसीजन सपोर्ट सिस्टम मोस्टली कहाँ होता है, तो स्ट्रेटेजिक इंफॉर्मेशन के लिए, स्ट्रेटेजिक इंफॉर्मेशन टॉप लेवल के मैनेजमेंट के लिए जरूरी होता है। डाटा मीनिंग मतलब क्या होता है, डाटा मीनिंग एक ऐसा होता है जहां आप लार्ज क्वांटिटी में ऑपरेशनल डाटा स्टोर कर सके ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, और मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम इज वन ऑफ विच, वो क्या है, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम में क्या है, तो ये हमेशा आपको क्या करेगा, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम आपको डाटा को इल्ड इंफॉर्मेशन, जो बिना काम के इंफॉर्मेशन है, या फिर वैल्यू ऑफ टैक्टिकल मैनेजमेंट, उस पर काम करवाता है। तो इसीलिए जब भी मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन की बात होती है, प्रोसेस डाटा टू इल्ड इंफॉर्मेशन ऑफ वैल्यू ऑफ टैक्टिकल मैनेजमेंट, क्या कहते हैं उसे, टैक्टिकल मैनेजमेंट। डाटा माइनिंग, फिर से वही बात है, डिटेक्टिंग पैटर्न, डाटा माइनिंग से क्या पता चलता है, आपको पैटर्न्स पता चलता है, ऑपरेशनल एरिया का डाटा पता चलता है डाटा माइनिंग से। ऑनलाइन ट्रांजेक्शन प्रोसेस यूज बिकॉज, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन ये रैंडमली क्यूरीज हैंडल करने के लिए ईजी होता है। ऑफलाइन डाटा एंट्री इज प्रेफरेबल, कहाँ होता है, डाटा शुड बी इंटर्ड विदाउट एरर, ये तो गलत हो सकता है। डाटा वॉल्यूम डाटा इंटर लार्ज, ये बराबर हो सकता है। डाटा वॉल्यूम डाटा इंटर स्मॉल, ये हाँ, जब छोटा हो तभी ये प्रेफर हो सकता है। डाटा इज अ प्रोसेस पीरियोडिकली, हाँ ये भी पीरियोडिकली आ सकता है। 3 और 4 इसका आंसर होने की संभावना है। और एक चीज, एडिट प्रोग्राम क्या है, एडिट प्रोग्राम क्या है,
एक एडिट प्रोग्राम एक ऐसी चीज़ है जहां आप, एडिट प्रोग्राम इज रिक्वायर्ड, जहां आप एरर्स को डिटेक्ट एरर इन इनपुट डाटा, आप एरर को इनपुट डाटा में डिटेक्ट करते हो। मास्टर फाइल इज अ कंटेनिंग, मास्टर फाइल क्या चीज़ है? जब भी सभी रिकॉर्ड्स रिलेवेंट एप्लीकेशंस पे काम करती हैं, ऐसे सिचुएशन को आप क्या कहोगे? मास्टर फाइल। मास्टर फाइल्स आर नॉर्मली स्टोर इन, मास्टर फाइल कहाँ से हुआ आता है? हार्ड डिस्क में सेव करते हैं, मास्टर फाइल हमेशा हार्ड डिस्क में सेव करते हैं। प्राइमरी स्टोरेज ऑफ मीडियम ऑफ स्टोरिंग, जिससे आप कुछ आर्क्यू कर सके डाटा को, उसे कहोगे मैग्नेटिक टेप। स्टोरेज एक्टिव होता है मैग्नेटिक टेप में। एवरी रिकॉर्ड स्टोर इन अ मास्टर फाइल, सारी चीज मास्टर फाइल में रिकॉर्ड होते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ की फील्ड, बिकॉज ऑफ, क्योंकि इससे क्या होता है? यूनिक आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिकॉर्ड करने के लिए पॉसिबिलिटी होती है। द क्वालिटी ऑफ इंफॉर्मेशन विच डज नॉट हाइड एनी अनप्लीजेंट इंफॉर्मेशन, तो इससे क्या होगा? अगर इससे आपकी ट्रस्टवर्दी बढ़ेगी, इससे क्या होगा? ट्रस्टवर्दी बढ़ेगी। डीएमएल क्या है? डीएमएल हमें क्या प्रोवाइड करता है? तो वो मैनिपुलेट करवाता है, मैनिपुलेट एंड प्रोसेसिंग ऑफ डाटाबेस। डीएमएल मैनिपुलेट एंड प्रोसेसिंग ऑफ डाटाबेस। ओडीबीएस मतलब क्या? ओडीबीएस मतलब क्या? ओडीबीएस मतलब ओपन डाटाबेस कनेक्टिविटी, ओडीबीसी, ओडीबीसी, ओडीबीसी मतलब ओपन डाटाबेस कनेक्टिविटी। डाटाबेस स्कीमा किस में लिखा होता है? डीडीएल में लिखा होता है, डीडीएल में लिखा होता है। एक्सटर्नल लेवल पे हमें किस आर्किटेक्चर डेटाबेस सिस्टम को यूज करना चाहिए? तो होता है व्यू लेवल पे। इन हिरार्की लेवल मॉडल रिकॉर्ड ऑर्गेनाइज, वो कहाँ होता है? ट्री हिसाब से, ट्री डायग्राम के हिसाब से वो ऑर्गेनाइज किया जाता है। द लैंग्वेज यूज इन एप्लीकेशन प्रोग्राम टू रिक्वेस्ट डाटा फ्रॉम द डीबीएमएस, डीबीएमएस से जब भी डाटा आप निकालते हो तो वो जाता है डीएमएल में, डीएमएल में उसे मैनिपुलेट करने के लिए। डीबीएमएस लैंग्वेज कंपोनेंट विच आर इम्बेल इन अ प्रोग्राम इज, डीबीएमएस में हमेशा डीएमएल डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज इंक्लूड होता ही है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टेटमेंट इज द फॉल्स, इसमें से क्या गलत है? हमें पूछा कि द डाटा डिक्शनरी इज नॉर्मली मेंटेन बाय डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। डाटा डिक्शनरी कौन मेंशन करेगा? डाटाबेस मैनेजर। डाटा एलिमिनेट डाटाबेस कैन बी मॉडिफाई चेंजिंग द डाटा डिक्शनरी, ये मॉडिफाई कर सकते हैं मगर कुछ सिलसिले में। डाटा डिक्शनरी कंटेन द नेम एंड डिस्क्रिप्शन इच डाटा, ये भी सही है। डाटा डिक्शनरी इज अ टूल यूज एक्सक्लूसिव डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, क्या ये सही है? तो हमें ध्यान देना चाहिए, जब भी आप डाटा एलिमिनेट करते हो तो वो मॉडिफाई करते वक्त आपको डीएमएल पे काम करना होता है, और डीएमएल ऐसे तुरंत ही लागू नहीं हो सकता, मतलब उसे मॉडिफाई करना पॉसिबिलिटी नहीं होती। नेक्स्ट, एन एडवांटेजेस ऑफ डाटाबेस मैनेजमेंट, इससे क्या होगा? एडवांटेज है कि मल्टीपल प्रोग्राम आप साथ में यूज कर रहे हो, इंटीग्रेटेड है, आप एक साथ उसे एक्सेस कर सकते हैं। और डीबीएमएस की अगर कोई क्यूरी हो तो ऐसे सिचुएशन में क्या करोगे? और ये क्या करेगा? सपोर्ट एंड यूजर तक पढ़वाएगा। हु यूज इंग्लिश लाइक कमांड, सपोर्ट द डेवलपमेंट के लिए, कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के लिए डीबीएमएस काम करवाता है। स्पेसिफाई स्ट्रक्चर बना होता है डेटाबेस का, इसीलिए डीबीएमएस क्वेरी लैंग्वेज ऑल ऑफ द अबव के लिए यूजफुल होगा। की टू रिप्रेजेंट रिलेशनशिप बिटवीन टेबल इज कॉल्ड, जब भी टेबल फॉर्म में हो उसे कहते हैं फॉरेन की, क्या कहते हैं उसे? फॉरेन की। डीडीएल का फुल फॉर्म क्या है? डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज, डीडीएल, डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज। हिरार्कियल, जिसे हिरार्कियल मॉडल क्या कह सकते हो? हिरार्कियल मॉडल को आप ट्री स्ट्रक्चर मॉडल भी कह सकते हो। इंफॉर्मेशन सिस्टम दैट मॉनिटर द एलिमेंट्री एक्टिविटीज, जिससे पता चलती है ट्रांजैक्शन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन के, वो पता चलता है। एलिमेंट्री स्टार्ट से ही पता चल रहा है, वो हो गए मैनेजमेंट लेवल सिस्टम। कौन सा होगा? मैनेजमेंट लेवल सिस्टम। कंप्यूटर सिक्योरिटी प्रोटोकॉल, कंप्यूटर सिक्योरिटी की जो भी प्रोटोकॉल है, लॉग इन वुड बी एग्जाम्पल ऑफ, किस चीज का एग्जाम्पल है ये है प्रोसीजर, ये है इंफॉर्मेशन, एक प्रोसीजर सिस्टम का है, किसका है? प्रोसीजर का। कस्टमर नंबर एंड देयर नेम्स वुड बी, जब भी आप कस्टमर के नंबर, नेम, ये सब एग्जाम्पल है किस चीज के? डाटा के।
किस चीज़ के? डाटा के। आपके पास कैसा डाटा है। मल्टी डायमेंशनल डाटा एनालिसिस कहाँ काम करेगा? मल्टी डायमेंशन डीएसएस में करेगा। मल्टी डायमेंशन डीएसएस में करेगा। जब भी आप साइबरनेटिक सिस्टम की बात करते हो तो ऐसे सिचुएशन में सेल्फ मॉनिटर करना, उसको सेल्फ कंट्रोल करना, सेल्फ रेगुलेट करना, इससे साइबरनेटिक सिस्टम काम करती है। विच इज रिप्रेजेंट कॉम्प्लेक्स डाटा यूजिंग इंटरेक्टिव 3 डायमेंशनल ग्राफिकल फॉर्म। जिससे क्या हो सकता है? जिससे डाटा विजुअलाइज सिस्टम के लिए ज़रूरत हासिल हो सकती है। डाटा विजुअलाइजेशन सिस्टम के लिए आपको ये ज़रूरत हो सकती है, डाटा विजुअलाइजेशन सिस्टम में। डिसीजन सपोर्ट सिस्टम इन्वॉल्व ऑल ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ एनालिटिकल मॉडलिंग एक्टिविटीज़। यहाँ आप जब भी डिसीजन की बात करते हो तो आपको यहाँ पे हरिस्टिक्स पे काम करना चाहिए। डिसीजन सपोर्ट सिस्टम में आपको किस एनालिटिकल मॉडलिंग एक्टिविटीज़ पे ध्यान देना चाहिए? तो यहाँ पे आप क्या एनालिसिस करना चाह रहे हो? सेंसिटिव एनालिसिस क्या है? गोल सीकिंग क्या है? मगर ये जब भी हरकुलिस्ट की बात हो उसे आप छोड़ दीजिए डिसीजन मॉडलिंग सिस्टम में। स्टोरेज डिवाइस, एक ऐसा स्टोरेज डिवाइस बताइए जो कनेक्टेड है डायरेक्टली टू नेटवर्क। जो कनेक्टेड टू डायरेक्टली नेटवर्क, उसे आप सीधा कहोगे नेटवर्क अटैच टू स्टोरेज। नेटवर्क अटैच टू स्टोरेज। अ टेप लाइब्रेरी विल यूज रोबोटिक कंपोनेंट कॉल्ड, जिससे आप टेप लाइब्रेरी, जिससे आपकी स्टोर मल्टीपल टेप कार्टेज सिस्टम इस पे काम करता है। आप अगर वो डायरेक्टली रोबोटिक हो रहा है तो उसे आप क्या कहोगे? ऑटो लोडर ही कहोगे। विच टाइप ऑफ डाटाबेस स्टोर डाटा इन 2 डायमेंशनल टेबल? 2 डायमेंशनल टेबल हमेशा रिलेशनल पे काम करता है, रिलेशनल पे काम करता है। किस पे काम करता है? रिलेशनल पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंपोनेंट ऑफ 4PL? 4PL में कौन नहीं आएगा? 4PL में सबसे इंपॉर्टेंट है रिसाइकलिंग होगा, जी हाँ। इंफॉर्मेशन होगा। रिसोर्स प्रोवाइडर, जी नहीं। रिसोर्स प्रोवाइडर इंफॉर्मेशन देने वाला ये नहीं होता। कंट्रोलिंग रूम, एग्जैक्टली ये होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।